तो लास्ट चीज बची थी क्या, स्फीयर। और कोई चीज बची थी स्फीयर के अलावा, शायद एक केस और बच गया था ना, कंडीशन ऑफ ए लाइन टू लाई इन ए प्लेन, करा दिया था, कोप्लानरिटी ऑफ लाइंस एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, बताया था क्या, नहीं बताया, तो पहले उसको देख लेते हैं। कंडीशन फॉर ए लाइन, कंडीशन फॉर ए लाइन टू लाई इन ए प्लेन, टू लाई इन ए, क्या कंडीशन हो सकता है जिसके चलते कोई लाइन जो है किसी प्लेन में क्या करे, लाई करे। यानी अगर मान लो कोई लाइन है, एक हमारा बोर्ड एक प्लेन है, तो ऐसा क्या कंडीशन होगा जिसमें वो लाइन किस पे लाई करे, प्लेन पे लाई करे। जैसे मान लीजिए लाइन का इक्वेशन आप ले लेते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, हाँ है ना। एंड आप प्लेन ले लेते हैं, इक्वेशन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, ऐसा ले सकते हैं। अब एक बात बताओ, कोई भी लाइन अगर किसी प्लेन पे लाई कर रहा है, तो उस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट उस प्लेन पे लाई करेगा। क्या ये बात समझ में? जैसे मान लो ये लाइन है, चौक एक लाइन है, तो ये अगर ये प्लेन पे लाई करेगा तो इस चौक पे जितने भी पॉइंट्स, यानी जितने पॉइंट से मिलके ये चौक बना है, वो सारे पॉइंट इस बोर्ड पे लाई करेंगे, यानी वो सारे बोर्ड को सेटिस्फाई करेंगे। तो कोई भी लाइन अगर कोई भी पॉइंट अगर इस हमें लाइन पे निकालना होता है, तो हम क्या निकालते हैं, जनरल कोऑर्डिनेट। और जनरल कोऑर्डिनेट क्या होता है, x इज इक्वल टू ए लैम्डा प्लस x1 या x1 प्लस ए लैम्डा, यानी जनरली r वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर ही होता है। ठीक है, तो यहां ये बात लिख देंगे, इफ द लाइन लाई ऑन प्लेन देन each point on the line also lie on plane, तो हम जानते हैं कि कोई भी जनरल पॉइंट्स जो अगर हम लेना चाहें, जनरल पॉइंट्स ऑफ लाइन इज कितना होता है बच्चे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर बी वेक्टर, एंड हेंस दिस सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो r की जगह ये रख देना चाहिए, r की जगह जैसे ही रखेंगे आ जाएगा a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर और डॉट n वेक्टर माइनस b इक्वल टू कितना, 0, हाँ या ना बोल। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहां से आपको क्या मिलेगा, पहला केस a वेक्टर डॉट n वेक्टर, ऐसा मल्टीप्लाई में क्या आएगा, a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस b एक साथ रख देते हैं और प्लस का लैम्डा और b वेक्टर डॉट n वेक्टर एक साथ लिख देते हैं, हाँ है ना, लिख देते हैं b वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू कितना, 0, ऐसा होना चाहिए। अब 0 होने के कितने केस बनेंगे बच्चे, यहाँ से 2, क्या बनेंगे, पहला केस जिसमें हम लिखेंगे a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस b इक्वल टू 0, तो यहाँ से याद रखिएगा कि a वेक्टर डॉट n वेक्टर कितने के बराबर होना चाहिए, b, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1। और दूसरा ये हो जाए कि b वेक्टर डॉट n वेक्टर कितना हो जाए बच्चे, 0, कंडीशन नंबर 2। यानी कोई भी लाइन प्लेन पर लाई करेगा तो उसको ये दो कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ, कोई कंफ्यूजन है? अगर मान लीजिए इसका कार्टेशियन फॉर्म रहे तो हम समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसकी कार्टेशियन फॉर्म की बात कर लेंगे हम, तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या लिख रहे हैं बच्चे हम, x माइनस x1 अपॉन l लिख दें, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन क्या लिख देते हैं, m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन कितना लिख देते हैं, n, ठीक है। और हमारे पास प्लेन का इक्वेशन, प्लेन का ये तो लाइन हो गया, प्लेन का इक्वेशन हम ले लेते हैं ax प्लस का by प्लस का cz और प्लस का d इक्वल टू कितना, 0, तो हम सीधे लिख देते हैं कंडीशन फॉर लाइन टू लाई इन प्लेन इज, पहला a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d, तो a वेक्टर डॉट n वेक्टर कितना होता है बताए कोई, हाँ बोले, अच्छा यहीं से लिख ले क्या, a वेक्टर डॉट n वेक्टर, तो a वेक्टर हमारे पास यहाँ से n वेक्टर, यहाँ से अगर देखें तो यही b वेक्टर बोले, ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं b वेक्टर डॉट n वेक्टर, b वेक्टर डॉट n वेक्टर मतलब n और यहाँ से क्या a,
यानी AL प्लस BM प्लस CL कितना होना चाहिए 0। यानी पहला कंडीशन क्या आएगा AL प्लस का BM प्लस का CL इक्वल टू कितना 0। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है A वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल टू कितना होना चाहिए D। A वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो A वेक्टर और N वेक्टर, A वेक्टर हमारे पास फिर से क्या है x1 और N वेक्टर क्या है अभी भी हमारे पास A, तो हम सीधे लिख देते हैं ax1 प्लस का by1 और प्लस का cz1 और प्लस b इक्वल टू कितना 0। एक ही साइड रखते हैं, हमें तो कंडीशन से मतलब है, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई। तो कोई लाइन प्लेन में कब लाई करेगा, वैसे कोई टेक्निकल साउंड नहीं कर रहा, थोड़ा समझो ना, छोटी सी बात कि अगर किसी लाइन को किसी प्लेन पे लाई करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस जनरल कोऑर्डिनेट को उठा के वहां रख के सेटिस्फाई कराना पड़ेगा और करा के वहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल के हम वो पॉइंट निकाल लेंगे, हाँ या ना। ये तो हम पहले भी करते आए, नया चीज नहीं है, बस इसको एक टॉपिक के नाम में देते रहे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर ये दोनों लाइन किसी, मान ये तो एक लाइन की बात हुई, किसी भी लाइन की, अगर मान ले दो लाइन है, अगर दोनों लाइन किसी प्लेन पे लाई कर रहा है तो कोप्लानर लाइंस हो गए एक तरीके से। तो अब अगली जो चीज होगी इसी से बनी है कि कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, मतलब दो लाइन कोप्लानर कब होगा, और अगर कोप्लानर होगा तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। क्वेश्चन बेसिकली वहां से पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है तो ठीक है, नोट करो भी बताते हैं फिर उस पर क्वेश्चन बताते हैं। तो जो अगली चीज है वो समझने वाली है हमारे पास, और यहीं से क्वेश्चन करेंगे। कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन containing them। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग them, कि किस कंडीशंस में दो लाइन जो हैं वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, और अगर लाई करेंगे तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए, हम एक फिगर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई एक प्लेन है, ठीक है, एक लाइन हम ऐसा ले लेते हैं, इक्वेशन है r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस का लैम्डा b1 वेक्टर, यहां पे हम b1 वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। और एक लाइन हम ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, ए पॉइंट हम a दे देते हैं, ए पॉइंट हम b दे देते हैं, इसकी पोजीशन वेक्टर हम a2 वेक्टर दे देते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर a1 है, और यहां पे कहीं हम b2 वेक्टर दे देते हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये आ जाएगा आपका a2 वेक्टर प्लस का म्यू b2 वेक्टर, हाँ है ना। अगर ये दोनों प्लेन एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो इस a b को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगा, जिसको आप क्या बोलने वाले हैं, इसको आप बोलने वाले हो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, हाँ या ना बोल, जिसको थोड़ी देर के लिए आप p वेक्टर बोलते हो, हाँ या ना। अब तुम इस p वेक्टर को देखो, b1 वेक्टर को देखो और b2 को वेक्टर को देखो, ये क्या तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है क्या। और अगर तीन वेक्टर एक प्लेन पे लाई करता है तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो अगर ये दोनों लाइन एक प्लेन में लाई कर रहा है तो उसका कंडीशन ये होगा कि a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर जो है वो कितना होना है। ये कैसे लिखा हमने, समझ में आया। ये हमने ऐसे लिखा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर पहला वेक्टर, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू, ये क्या था, कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी था, हाँ या ना, पढ़ रखे हैं ना। यानी अगर a 0 होना है तो ये बात सभी को पता चल गया होगा कि a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर जो है वो बराबर होना है a2 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर के। क्या ये बात सभी लोग समझ गए। तो यही कंडीशन है जिससे दो लाइन आपका प्लेन में लाई करेगा। कंडीशन फॉर टू लाइंस टू लाई
इन, बात समझ में आ गया क्या? कि अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो हम बोल देंगे कि वो दोनों लाइन किस में लाई कर रहा है, प्लेन में लाई कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ। अब समझना कि जब यहां से हम एक वेक्टर नॉर्मल डालेंगे इस प्लेन पे, तो क्या ये b1 क्रॉस b2 के पैरेलल, मतलब b1 क्रॉस b2 के पैरेलल ही होगा। और ये जो प्लेन है ये किससे गुजर रहा होगा, a और b से गुजर रहा होगा। यानी ये जो पॉइंट है वो क्या रहा होगा, या तो a रहा होगा या तो b रहा होगा। अरे दोनों पॉइंट से गुजर रहा है ना, तो हो सकता है ये प्लेन a से गुजर रहा हो और नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, या फिर किससे गुजर रहा हो, b से गुजर रहा हो और नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर। नॉर्मल वेक्टर है क्या, b1 क्रॉस b2। ये तो पहले भी देख चुके कि b1 क्रॉस b2 ही क्या होगा, क्योंकि अगर b1 यहां है और b2 भी इसी प्लेन पे ऐसे कहीं लाई कर रहा है, तो ये b1 क्रॉस b2 है जो इसके परपेंडिकुलर है। यस और नो, इमेजिन कर पा रहे हो? तो बोलेंगे एंड देन इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देन इज, समझना किससे गुजार रहा है, पहले हम a से, किससे गुजार रहे हैं, तो इक्वेशन हम पढ़ रखे हैं r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर, डॉट n वेक्टर यहां क्या है बच्चे, b1 क्रॉस इक्वल टू कितना, 0। यही पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंटर परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर, यही बात थी। अच्छा, अगर ये हमारा इक्वेशन हो गया, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक, इक्वेशन r वेक्टर माइनस a वेक्टर, हाँ ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब अगर इसको आप सिंपलीफाई करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, r वेक्टर माइनस कितना, a2 वेक्टर डॉट यहां क्या लिखोगे, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू 0। दोनों से इक्वेशन ऑफ प्लेन सेम आएगा, हम आपको प्रूफ करके दिखा देंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन में कोई चेंज, सेम ही आएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको क्या हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, कैसे लिखते हैं, r वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b1 क्रॉस, ध्यान से देखो ये आपका वेक्टर और ab वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या गया, स्केलर, यानी यही d है, हाँ या ना बोल। इससे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होगा, निकाल लेंगे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर। तो एक इक्वेशन a बन गया जहां a1 वेक्टर है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r वेक्टर डॉट कितना b1 क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना लिखोगे, a2 वेक्टर डॉट यहां क्या लिखोगे, b1 क्रॉस b2 वेक्टर। इस केस में हमने कौन सा पॉइंट लिया बच्चे, b पॉइंट, a2 वेक्टर। क्या ये बात समझ में है? अब रही बात कि अगर एक कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहे, किस फॉर्म में दिया रहे, लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन क्या ले ले, L1 ले ले, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन कितना, L1। एंड दूसरा लाइन ले लेते हैं x माइनस x2 अपॉन L2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन m2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन कितना, n2 इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। ये दो लाइन है, अगर इस दोनों लाइन को किसी प्लेन में लाई करना है तो उसको ये बॉक्स प्रोडक्ट 0 होना है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। इफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस L1 m1 n1 L2 m2 n2 डिटरमिनेंट कितने के बराबर हो जाए, तो क्या ये हमने सही लिखा, क्या सोच ले, क्या हमने सही लिखा, सही है। अरे ये वाला लिखा, बॉक्स प्रोडक्ट लिख दिया हमने, इस वाले चीज को बज, कार्टेशियन में यही तो फायदा है हमारे पास, हाँ है ना। और जैसे ही हमारा 0 हुआ, ये दो लाइंस जो हैं, ये मान ली लाइन L1 है एंड L2 है, तो हम बोल देंगे देन L1 एंड L2 आर कोप्लेनर, ये क्या हो जाएंगे बच्चे, और जैसे ही कोप्लेनर होंगे देन इधर लिख रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम इज, अब बता किससे गुजारना चाहते हैं, ए से या बी से, दोनों से इक्वेशन सेम आएगा। हम फिर कह रहे हैं अगर ए से गुजारना चाहते हो तो इक्वेशन होगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस, यहां आएगा L1 m1 n1 L2 m2 n2 डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना बच्चे, 0। ए दे जाएगा हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाँ या ना बोल। या फिर अगर आप इसको किससे गुजारना चाहते हो, x2 से
तो ये हो जाएगा x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 L1 M1 N1 L2 M2 और N2 डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना 0। इस दोनों के इक्वेशन में कोई फर्क, चाहे आप a से गुजार लो चाहे किससे गुजार लो, b से गुजार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से इक्वेशन सेम ही आएगा। आप बोलोगे तो हम प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो कोई भी दो लाइन को किसी प्लेन में लाई करने के लिए जरूरी है कि वो दोनों लाइन जिस पॉइंट से गुजर रहा है उससे जो वेक्टर बन रहा है और जो b1 और b2 यानी जो पैरेलल वेक्टर्स है उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाए। अगर ऐसा होता है तो वो दोनों लाइन कोप्लेनर होंगे, और अगर कोप्लेनर होंगे तो उस प्लेन का इक्वेशन जो होगा उसका नॉर्मल वेक्टर b1 क्रॉस b2 होगा, और कोई एक पॉइंट से उसको गुजार के हम वही फॉर्मूला लिख देंगे r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू कितना 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन करके दिखाते हैं, नोट करेगा फटाफट। बेटा ने चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, वहां से समझ में आएगा चीजें। क्वेश्चन आपके पास, चेक द लाइंस r vector is equal to I cap plus j cap minus k cap plus lambda 3 I cap minus j cap and दूसरा लाइन है आपके पास r vector is equal to 4 I cap minus k cap plus mu 2 I cap plus 3 k cap आर कोप्लेनर और नॉट, आर कोप्लेनर और नॉट। आगे इसमें कह रहा है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम these two lines if they are coplanar। If they are coplanar, पहले तो कह रहा है कि चेक कीजिए कि वो कोप्लानर है या नहीं है, और अगर कोप्लानर है तो आप क्या कीजिए, उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम सारी चीजें लिख ले थोड़ा एक बार अलग करके, ताकि चीजें दिखने लगे। आपके पास a1 वेक्टर कितना बचे? ठीक है, i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप, और a2 वेक्टर कितना है? 4i कैप माइनस k कैप। ओके, b1 वेक्टर कितना है? 3i कैप माइनस j कैप, और b2 वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस का 3 कैप। ये चीजें, तो अगर हमें इसको क्या करना है, कोप्लानर शो करना है, तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट a2 माइनस a1 वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट हमें क्या करना है, 0, या फिर इसमें ए वाला तरीका, कार्टेशियन वाला में बॉक्स प्रोडक्ट देख लेंगे, इसमें ए वाला सीख लेते हैं। कौन सा? कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, यानी a2 वेक्टर b1 क्रॉस b2 जो है वो कितने के बराबर होना चाहिए? a1 वेक्टर क्रॉस b1 सॉरी डॉट b1 क्रॉस b2 का होना चाहिए। तो हम थोड़ा निकालते हैं a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो सबसे पहले हम b1 क्रॉस b2 निकाल लें। ओके, b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप। b1 हमारे पास है 3 माइनस 1 0, और ये है आपके पास 2 0 और 3 डिटरमिनेंट। हाँ है ना, बोल सही है। तो यहां से i कैप जो आया वो आया माइनस 3 i कैप। हाँ है ना। j कैप जो आया वो j कैप आया 9 माइनस 0 माइनस 9 j कैप, और k कैप जो आया वो 0 माइनस माइनस प्लस का 2 k कैप आया। हाँ है ना। b1 क्रॉस b2 आ गया। अब हम निकाल रहे हैं a1 डॉट कितना बच्चे, b1 क्रॉस, यानी हम a1 वेक्टर को लिखे थे i कैप प्लस j कैप
माइनस के कैप, और इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ बच्चे, माइनस 3i कैप माइनस 9j कैप और प्लस का 2k कैप के साथ। कितना आ रहा है, माइनस का 3, ये आ गया माइनस का 9 और प्लस का माइनस का 2, 9 3 12 तो 14, माइनस का 14। हाँ या ना बोल। अब थोड़ा a2 भी निकाले, तो ये कितना आ रहा है, a2 हमारे पास कितना बचे, 4i कैप माइनस k कैप, 4i कैप माइनस k कैप और डॉट b1 क्रॉस b2 हमारे पास कितना है, 3i कैप माइनस 9j कैप और प्लस का कितना 2k कैप। कितना आ रहा है, 4 इंटू माइनस 12, j 0 हो गया और माइनस का 2, ये कितना आ गया, माइनस 14। क्या दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, तो ये हमारा क्या हो गया, कोप्लेनर। क्या हो गया, तो हम लिख देंगे देन इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देयर इज, किसी एक से लिख सकते हैं, कौन सा ले, कौन सा ले, ए ले, बी ले, a1 ले, b1 ले, a1 ले, तो सीधे सीधे लिखेंगे r1 वेक्टर माइनस कितना a1 वेक्टर डॉट यहां क्या लिखेंगे, b1 क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू 0। हाँ या ना बोल। और इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी तो हमारे पास है, तो हम सीधे लिख देते हैं। थोड़ा समझना, r वेक्टर डॉट, अगर समझ आए तो बोलना, माइनस का 3i कैप माइनस का 9j कैप और प्लस का 2k कैप लिख दिया गया, इज इक्वल टू माइनस 14। सोच ले, हाँ यही तो है a1 क्रॉस, यही तो है a1 डॉट b1 क्रॉस b2, कितना आया था, माइनस 14 ही तो आया था। अरे नहीं आया, कोई दिक्कत है, माइनस हटाना चाहता था हटा दे, r वेक्टर 3i कैप लिख दे प्लस का 9j कैप माइनस का कितना 2k कैप इज इक्वल टू कितना लिख दे 14। ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस टू लाइंस हो गया। बात समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, आसान है, बस कंसेप्ट समझने की देर है, उसके बाद तो सारी चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, चलिए कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख देते हैं। हमारे पास पहला लाइन है x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइड बाई 5 z प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, z प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7। एंड दूसरा लाइन है आपके पास x माइनस 2 डिवाइड बाई 1, x माइनस 4 डिवाइड बाई 2, सॉरी y माइनस 4 डिवाइड बाई 2, x माइनस 2 डिवाइड बाई 1, y माइनस 4 डिवाइड बाई y माइनस 4 डिवाइड बाई 4, z माइनस 6 डिवाइड बाई 7, z माइनस 6 डिवाइड बाई 7। ये हमारे पास लाइन है, तो चेक करना है और फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्या निकालना है हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइंस। अच्छा एक बात बता, अगर हमें दिया है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है कंटेनिंग दिस लाइंस, तो क्या कोप्लेनरिटी चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर पूछ रहा है तो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में पहले बोला है कि चेक कीजिए, मतलब हम आपको भविष्य के बारे में बात बता रहे हैं कि अगर कोई दो लाइन है और बोल दिया है कि वो दोनों लाइन कोप्लेनर है, तो प्लेन का इक्वेशन बताओ, तो सीधे सीधे इक्वेशन लिखना, कोप्लेनरिटी चेक करने की जरूरत क्या है। हाँ, लेकिन अगर यहां हम चेक करना चाहते हैं तो x2 माइनस x1, x2 माइनस 2 है तो ये हो जाएगा 2 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। हाँ या ना बोल, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3, लिख दे, क्या लिख दे। अच्छा चल x1 कितना है बता दे, x1 कितना है, x1 है -1, y1 कितना है -3 और z1 कितना है -5, x2 कितना है, y2 कितना है 4 और z2 कितना है 6। ये बात तो कोई दिक्कत है। अच्छा L1 कितना है 3, L2 कितना है, L2 हमारे पास 1 है। हाँ, M1 कितना है 5, M2 कितना है, M2 है आपके पास 4, N1 कितना है 7 और N2 कितना है 7। ये बात समझ में आ गई सारी इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा इसके तरफ x2 माइनस x1, अब डायरेक्ट लिखे, x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा 3, y2 माइनस y1 7, z2 माइनस z1 11, L1 हमारे पास कितना है, यहीं से लिख देते हैं 3 5 7 और इधर लिख देते हैं 1 4 7 और इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना, क्या करना है, निकाले। चल किसके अलाउंग, किसी के अलाउंग निकालने, क्या फर्क पड़ता है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 × 5 = 35 -7 × 28, 7 हो गया क्या, ओके।
-7 मल्टीप्लाइड बाई 7 तिरका 21 -7 और प्लस का 11 मल्टीप्लाइड बाई 4 के 12 -5 कितना 7। तो ये हमारे पास आ गया 21 और प्लस का ये आ गया 77 और माइनस का 21 माइनस 7 कितना होता है 14। 14 सत्ते कितना होता है 98। आया ना बोल, क्या ये जीरो आया क्या? यस और नो? तो अगर जीरो आया तो ये कोप्लानर है। अब देख हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख रहे हैं, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन कोई एक ही इस्तेमाल करेंगे। कौन सा इस्तेमाल करें? ऊपर वाला। तो x माइनस x1 x माइनस x1 तो ये कितना हो जाएगा y माइनस y1 z माइनस z1 L1 35 L2 47 147। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आएगा। सीधे सीधे चिपका दे, x प्लस 1 किसके साथ चिपकेगा 7 के साथ, और y प्लस 3 नेगेटिव है, ये किसके साथ चिपकेगा 14 के साथ। आया ना? और 11 z प्लस 5 जो है वो किसके साथ चिपकेगा 7 के साथ। बात समझ में ना? इक्वल टू कितना 0। यहां से देखेगा तो ये आ जाएगा 7x, यहां से आ जाएगा माइनस का 14y, यहां से आ जाएगा प्लस का 7z। ओके अच्छा यहां से आ गया 7 और यहां से आ गया 7 प्लस का माइनस का कितना आ गया बच्चे माइनस का 42, ठीक है, और प्लस का कितना 35 इक्वल टू कितना 0। 35 7 42 खत्म हो गया, तो ये आ गया 7x माइनस 2y और प्लस z इक्वल टू कितना 0। ये आया इक्वेशन ऑफ प्लेन। आप दूसरे से भी निकाल के देख लो, इतना ही आएगा। दूसरे से भी आप निकाल के देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे से भी यही आएगा। अगर चेक करना चाहते हैं संतुष्टि के लिए तो करके डायरेक्ट दिखा रहा है, समझना। x माइनस क्या लिखोगे बच्चे 2, x माइनस 2 y माइनस और z माइनस 6, यहाँ क्या लिखोगे 3 5 7 और यहाँ क्या लिखोगे 1 4 7। डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना 0 और लगा देना। अब बता x माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, y माइनस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 14 से, और प्लस का z माइनस 6 किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, इक्वल टू कितना देख यहां से 7x, यहां से माइनस का 14y है ना, और यहां से प्लस का कितना 7z, और बाकी कांस्टेंट थोड़ा काउंट कर तो 7 दूना माइनस 14 और यहां गया 14 चुका 56 प्लस का हो गया, किसका हो गया प्लस का, और यहां 7 छक 42 42 10 52 4 56, नेगेटिव 56 पॉजिटिव 56 0। तो ये वाला कितना हो गया बच्चे 0। 7 कॉमन करके हटा दे, दोनों इक्वेशन में कोई फर्क है क्या नहीं। आप कोई भी इस्तेमाल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? ये है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस और कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस। इतनी चीजें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो वही सारे कंसेप्ट है जो आपने पहले पढ़ रखा है, नया कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नोट करें, आगे चलो। और कोई चीज जो रह गई, एक दो चीजें और रह गई है, बता दे रहे हैं, उसको उतना सीरियसली नहीं लेना है। ठीक है, बेसिकली वो लाइन का ही ज्यादातर पूछता है। जैसे इक्वेशन ऑफ बोल सकते हो इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स, समझ रहे हो? दो प्लेन जो है वो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहां से एक प्लेन गुजर रहा होगा, वो प्लेन उस दोनों के बीच के एंगल का क्या हो बाइसेक्टर, तो उसका प्लेन कैसे निकलते हैं? जस्ट लाइक लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस, यही पढ़ाता है एंगल बाइसेक्टर, है ना? बस यहाँ क्या इन्वॉल्व हो जाएगा जेड इन्वॉल्व, बस देख लेना है। बस आज तक पूछा नहीं है, लेकिन चूंकि है तो पढ़ लेते हैं, क्यों छोड़ना। ठीक है,
हो गया, मिटा दें। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो अगर मान लिया हम इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख देते हैं पहले, उसके बाद हम आपको वेक्टर फॉर्म भी बता देंगे। ज्यादातर काम हम किसमें करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में। बहुत रेयर है, बस पढ़ ले, ठीक है, क्योंकि लाइन से रिलेटेड है तो डिफिकल्ट पड़ता नहीं है, बस फॉर्मूला थोड़ा दिमाग में रखना है। अगर एंगल बाइसेक्टर याद नहीं होगा तो ये भी याद है, अगर एंगल बाइसेक्टर याद है तो ये भी याद है, सेम कंसेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं। तो अगर हम मान ले पहले इक्वेशन का, पहले प्लेन का इक्वेशन ले लेते हैं, a1x प्लस का b1y प्लस का c1z और प्लस का d1 इक्वल टू कितना 0। एंड दूसरा प्लेन ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z और प्लस d2 इक्वल टू कितना 0। तो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो इसको बाइसेक्ट करेगा वो सीधा सीधा उसी तरीके से लिखना है जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं। कैसे, अगर थोड़ा हम समझाना चाहें तो समझ कि मान ले एक प्लेन ए है, एक प्लेन ए है, दीवार जो दिख रहा है, ठीक है, एक प्लेन ए वाली हो गई, एक प्लेन ए वाली हो गई, दोनों बाइसेक्ट कर गए। तो तीसरा प्लेन का यहां से ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है। तो इस प्लेन पे अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो जितनी दूरी पे ए रहा होगा उतनी ही दूरी पे यहां से ए रहा होगा, कोई भी पॉइंट प्लेन पे, हाँ या ना। तो अगर मान ले एक पॉइंट का नाम, अगर कोई पॉइंट पी ले लेते हो, यहां से एक परपेंडिकुलर इधर डालो एल और इधर से एक परपेंडिकुलर डालो इधर एम, तो पीएल और पीएम क्या होने वाला है, बराबर, यानी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन ही तो है। और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन क्या पढ़ के आए पिछली क्लास में, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस का d मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस, यही पढ़ा। तो एक pl इधर के लिए और एक pm इधर के लिए, और ये दोनों क्या है, बराबर। मॉड हटाओगे तो क्या लगाओगे, प्लस माइनस, हाँ या ना। जो माइनस है वो ऑब्ट्यूज देता है, तो प्लस जो है एक्यूट देता है, और अगर माइनस अगर एक्यूट देगा तो प्लस क्या देगा, ऑब्ट्यूज देगा। अरे हाँ या ना, ये बात लाइन में ही पढ़े, सिंपल है कि अगर कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं, इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो पीएल और पीएम क्या होना है, बराबर होना है, तो सीधे सीधे लिख लेगा। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन देम इज, सीधे लिख रहा है a1x प्लस का b1y प्लस का c1z प्लस का d1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा बच्चे, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस का b1 स्क्वायर प्लस का c1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2x प्लस का b2y और प्लस का c2z प्लस का d2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखेगा, रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का c2 स्क्वायर। और दोनों साइड क्या लगा जाएगा बच्चे, दोनों डिस्टेंस ही है, तो इसको सिंपलीफाई करेगा, मॉड हटाएगा तो क्या लिखेगा, प्लस माइनस, तो इसको और सिंपलीफाई करके लिखेगा तो a1x प्लस b1y प्लस का c1z प्लस का कितना बच्चे, d1 डिवाइड में नीचे क्या लिखेगा, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस का b1 स्क्वायर प्लस का c1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, इधर लिख देगा a2x प्लस का b2y प्लस का c2z और प्लस का d2 डिवाइड बाय, नीचे कितना लिखेगा बच्चे, a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का c2 स्क्वायर। और यही होगा हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन। अब इसमें एक चीज और, हम आपको लाइन में जब पढ़ा रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ाया था, ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, कि ओरिजिन लाइन के किधर साइड लाई करता है। तो कहता है कि अगर ये जो क्वांटिटी है आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1z, अगर ये क्वांटिटी हमारे पास पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाए, मतलब ये जो है इसके बीच में ये दोनों माइनस साइन हट के क्या हो जाए, पॉजिटिव, और दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दोनों क्या हो जाए, तो ओरिजिन साइड की तरफ लाई करे, यानी ओरिजिन उधर की तरफ होगा। छोटी सी बात है, छोड़ा। अच्छा, पहले इसका वेक्टर फॉर्म लिख दे। क्या लिख दे, वेक्टर फॉर्म। मान ले प्लेन 1 वेक्टर फॉर्म की अगर बात कर लेते हैं,
कि मान लीजिए प्लेन है आर वेक्टर डॉट यहाँ n1 वेक्टर माइनस d1 इक्वल टू क्या लिख देते हैं 0 एंड आर वेक्टर डॉट क्या लिख देते हैं n2 वेक्टर माइनस d2 इक्वल टू कितना 0। तो यही चीज तो लिखना है ऊपर, तो ऊपर लिखना है तो वहां भी वेक्टर फॉर्म, वहां भी हमने वो फॉर्म लिखा था आपको कार्टेशियन और दूसरा फॉर्म भी लिखा था, तो सीधे सीधे उठा के चिपका देना है यहाँ पे आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर माइनस का कितना d1 डिवाइड बाय यहाँ क्या लिखेगा n1 वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट कितना n2 वेक्टर माइनस का कितना d डिवाइड बाय नीचे क्या लिखेगा n2 वेक्टर और दोनों साइड क्या लगा देगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? ये आपका वेक्टर फॉर्म क्या हो गया। अब रही बात कि हम कैसे पता करेंगे कि एक्यूट कौन सा है और ऑब्ट्यूज की कौन सा है, तो हमने वहां भी लाइन में भी आपको बताया था कि सबसे पहले तो d1 d2 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन, तब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो नेगेटिव ऑब्ट्यूज देगा तो पॉजिटिव एक्यूट देगा। एक ही याद रखना बस, बात समझ में आ रहा है? ओके चले आगे। तो इसमें अब अगली चीज जो है नोट करके लिख लेगा सीधे सीधे कि अगर d1 और d2 दोनों क्या है बच्चे ग्रेटर देन 0, तो सीधा सीधा बात है a1x प्लस b1y प्लस c1z डिवाइड बाई नीचे क्या था आपके पास a1 स्क्वायर प्लस का b1 स्क्वायर प्लस का c1 स्क्वायर रूट अंडर, और इसको अगर हम पॉजिटिव से ले लेते हैं यानी a2x प्लस का b2y प्लस का कितना बच्चे c2z डिवाइड बाई नीचे क्या लिख प्लस का d2, यहाँ पे भी प्लस का कितना d1 छोड़ दिया। हाँ नीचे क्या लिख देगा बच्चे a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का c2 स्क्वायर। ए जो होगा ये हमारा ओरिजिन को कंटेन करेगा, क्या करेगा ओरिजिन को कंटेन करेगा, तो सीधे सीधे लिख देगा कंटेन्स द ओरिजिन। अब हम थोड़ा इसके एक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात कर लें। दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट कि अगर d1, d2 ग्रेटर देन 0 है एंड a1 a2 प्लस का b1 b2 और प्लस का कितना बच्चे c1 c2 ये ग्रेटर देन 0 हो गया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो गया ग्रेटर देन 0, तो कहता है देन origin lies on obtuse angle bisector। obtuse angle क्या हो गया, बाकी सब बाहर। हाँ वो तो पहला सीट लेते ही पता चल गया, नाली के पानी से बना है, ठीक है। हाँ कहाँ थे, देन origin lies on the obtuse angle between two planes। तो obtuse angle between two planes है तो इक्वेशन होगा आपके पास a1x प्लस का कितना b1y प्लस का c1z प्लस का कितना d1 डिवाइड बाई नीचे क्या लिखेगा बच्चे रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस का b1 स्क्वायर प्लस का c1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस a2x प्लस का b2y प्लस का c2z और प्लस का d2 लिखेगा बच्चे रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर और प्लस का c2 स्क्वायर। एक बात समझना, हम यहाँ नेगेटिव वाला लिखे हैं तो हम पॉजिटिव वाला नहीं लिख रहे हैं, कंफ्यूजन होता है। अगर ये ऑब्ट्यूज है तो एक्यूट कौन सा है पॉजिटिव वाला, लेकिन याद रखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर पॉजिटिव है क्या है तो जो ओरिजिन है वो किधर की तरफ लाई करेगा ऑब्ट्यूज की तरफ, और उसका एंगल निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा माइनस उस प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। अच्छा अगर वो 0 से छोटा हुआ तो ओरिजिन किधर की तरफ लाई करेगा एक्यूट की तरफ, किधर की तरफ, और तब एक्यूट वाले में क्या लगेगा नेगेटिव लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी तीसरी बात है कि अगर a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस का c1 c2 लेस देन क्या है 0, देन लिखेंगे ओरिजिन लाइज ऑन एक्यूट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तब इसका इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा देन फिर से वही बात है a1x प्लस का b1y प्लस का c1z प्लस का d1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखेगा बच्चे रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a2x प्लस का b2y प्लस का c2z डिवाइड बाय नीचे क्या लिखेगा a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का c2 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का d2 होगा, और ये जो है ये क्या है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, क्या है बच्चे
और ये क्या है, तो क्या ये बात समझ में आ गई? अब दोनों हमने नेगेटिव वाले को एक साथ रखा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ग्रेटर देन 0 है तो नेगेटिव ऑब्ट्यूज देगा, और a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव एक्यूट देगा। आप जिस तरीके से याद रख सकते हो, अगर आपको लाइन वाला याद हो तो हमने वहां भी बताया था कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 लेस देन 0 है तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज होगा, तो पॉजिटिव वाला क्या देगा, एक्यूट। और अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला क्या देगा, ऑब्ट्यूज देगा। ये बात वहां बताई थी, तो अगर वो वाला याद है तो ठीक है, अदरवाइज इस तरीके से। कोई एक ध्यान में रखना है, क्या सर ये याद रहेगा हर दिन? नहीं याद रहेगा, एग्जाम से एक दिन पहले एक नजर इस पर मार के जाना। कुछ चीजें आप अपने शॉर्ट नोट्स में रखो कि जिसको आपको एग्जाम से पहले एक बार देख के जाना है, क्योंकि वो चीजें याद नहीं रखती। जैसे हम अभी आपसे पूछ दें कि 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद नहीं है 2 sin a cos b, नहीं याद रहता, नहीं याद। 2 sin a sin b का पूछ दे, बता दे सभी कि सर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, लेकिन वही 2 sin a cos b का पूछ दिया, कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ये उसके ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है, उसको इधर उधर तोड़ मरोड़ के करना पड़ेगा, तो एक बार उस सारी चीजों को देख के जाना होता है। कुछ चीजें होती है जिसको आपको एक बार देख के जानी होती है। क्लियर है? नोट कर, एक क्वेश्चन इस पे कराते हैं। अगर सांची का स्तूप आज चिकन खाएगी तो हम चिकन खिलाएंगे इसे। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, बहुत रेयर है, ये क्वेश्चन दिया है वही करा देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन द प्लेन्स। प्लेन है आपके पास 2x माइनस y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड स्पेसिफाई द प्लेन, specify the plane which bisect the obtuse angle, which bisect the obtuse angle। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सीधे हम इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा, जो आपके एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा, वो सीधा सीधा लिख रहे हैं 2x माइनस वाई प्लस का 2z प्लस का 3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना बच्चे 4 प्लस 1 और प्लस का 4 आया ना, वो इज इक्वल टू मॉड लगा दे, इज इक्वल टू कितना 3x माइनस 2y प्लस 6z और प्लस 8 डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना बच्चे 9 प्लस का 4 प्लस का, यस और नो। अगर ध्यान से देखोगे तो ये हम लिख रहे हैं 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 डिवाइड बाई, आया ना। अच्छा, इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हम लिख रहे हैं 3x माइनस 2y प्लस का 6z प्लस 8, नीचे कितना आ रहा है 7। तो हम इक्वेशन अगर लिख रहे हैं तो सीधे लिख रहे हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 2y प्लस का 6z प्लस का 8 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस वाई और प्लस कितना 2z और प्लस का कितना 3। ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हुआ प्लस माइनस के साथ, हाँ या ना बोल। अब इसमें से हमें क्या निकालना है बटे, ऑब्ट्यूज। क्या निकालना है? तो सबसे पहले क्या d1 d2 ग्रेटर देन 0 है, हाँ d1 d2 ग्रेटर देन 0 है। ये बात हम यहाँ से नोट कर पा रहे हैं कि d1 d2 दोनों क्या है बच्चे, ग्रेटर देन 0 है। तो हमें निकालना है a1 a2। क्या निकालना है? a1 a2 2 इंटू 3 कितना आ गया प्लस b1 b2 माइनस 2 इंटू 2 कितना आ गया प्लस c1 c2 कितना 3 इंटू 6 18, हाँ या ना। 26 ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 है तो नेगेटिव वाला क्या देगा? क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, 12 2 14 26 ठीक है, हो गया।
पॉजिटिव है मतलब ये क्या आएगा भैया, नेगेटिव वाला आपको क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा, हाँ या ना। नेगेटिव आया, सॉरी पॉजिटिव आया है ना, तो पॉजिटिव वाला कौन सा देगा, ये हमारा ऑब्ट्यूज देगा। तो पॉजिटिव वाला A1 A2 B1 B2 सही लिखा है ना हमने, ओके। तो पॉजिटिव है तो ये हमारा कौन सा नेगेटिव वाला देगा, तो नेगेटिव वाला देगा तो यहां से लिख ले कितना 9x लिख रहा है, माइनस का कितना 6y और प्लस का कितना 18z और प्लस का कितना 24 इक्वल टू माइनस का 14x आया ना बोल, और माइनस माइनस प्लस का 7y और माइनस 14z और फिर माइनस कितना 21 आया ना बोल, कितना आ रहा है इधर से बोल, इधर सबको इधर लेके गए 14, इधर लेके आ जाए 14 में कितना आ गया 25x सही लिखा, सॉरी 23x, कितना आ रहा है आपके पास 23x माइनस 13y और प्लस कितना 32z और प्लस 45 इक्वल टू कितना, ये हमने नेगेटिव लिया, क्या लिया, तो नेगेटिव हमें क्या देगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और पॉजिटिव हमें क्या देगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, हाँ या ना, ठीक है नोट कर ले। हो गया, बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है कैसे हो रहा है, ये लाइन वाली चीज है, बहुत रेयर है जो पूछी जाती है, लेकिन हाँ देख लेंगे और ऑप्शन मैच करा लेंगे, सीधा सीधा बात है, हम इतना नहीं उलझने वाले कि कहां नेगेटिव कहां पॉजिटिव, अगर याद नहीं आ रहा है तो दोनों एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव रख के देख ले कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बात खत्म। बात समझ में आ रही, कोई कंफ्यूजन है, ये आपका पहला 3D का क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस और आपका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। चलिए अगली चीज देखते हैं, इसको हो गया नोट कर फटाफट।